कुमार पांडे साहब, सीआरसी गोरखपुर के माननीय निदेशक, इस वेबिनार में सहभाग करने वाले दिव्यांगजन, उनके अभिभावकगण, सम्मानित पुनर्वास व्यवसायिकगण, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण, मैं सीआरसी परिवार की तरफ से इस ई संगोष्ठी में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ई परामर्श की 36वीं कड़ी में मैं आपके सामने मुखातिब हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के परिप्रेक्ष्य में अभिभावकों एवं हितधारकों हेतु एक दिवसीय संगोष्ठी। और इस कार्यक्रम में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांग जनों के किस प्रकार के विधिक अधिकार और सामान्य अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है, और साथ ही जो अलग अलग रोजगार और शिक्षा से संबंधित उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं सम्मानित अतिथिगण का स्वागत करने हेतु आमंत्रित करना चाहता हूं अपने निदेशक सीआरसी गोरखपुर डॉक्टर रमेश साहब को। सर, आप आए और आधिकारिक स्वागत करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आज बहुत ही मेरे लिए, मेरे जीवन में, मेरे प्रोफेशनल कैरियर में बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए सौभाग्य की बात है कि मेरे कैरियर में जब प्रोफेशन में पहला दिन था और उस दिन से लेके आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी जहाँ कहीं भी आज पहुँच पाया हूँ या आगे भी पहुँचूंगा, उसमें आज के मुख्य अतिथि और भारत के उप मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त डॉक्टर एस.के. प्रसाद साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके द्वारा सिखाई हुई बातें अभी भी बहुत प्रासंगिक हैं और जीवन के हर क्षण में मेरी व्यक्तिगत रूप से मदद करती हैं, मेरे प्रोफेशन में, मेरे पर्सनल लाइफ में। और आज सर ने सीआरसी गोरखपुर के इस ई परामर्श सीरीज में चीफ गेस्ट और चीफ स्पीकर, की नोट स्पीकर के रूप में हम लोगों की रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर सीआरसी की तरफ से, सीआरसी गोरखपुर की तरफ से, अपने सभी अभिभावकों की तरफ से, सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, दूसरे अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपका चरण स्पर्श करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। और सर, आपकी उपस्थिति के क्रम में आज मैं थोड़ा सा सीआरसी गोरखपुर के बारे में आपको बताऊं सर कि 2 साल पहले ही हमने शुरुआत की सर सीआरसी गोरखपुर की, और 2 साल में हमने ये जरूर आपके दिए हुए तालीम से ये प्रयास करने की कोशिश की कि सीआरसी गोरखपुर को एक मॉडल सीआरसी के रूप में और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर एक ब्रांड के रूप में हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए। पिछले 2 सालों में सर हम लोग लाखों लोगों तक पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में 200 से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम किए हैं सर जो बहुत ही मीनिंगफुल रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों को, खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वालों को हम लोगों ने सर्टिफाई कराया है सर। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके हजारों लोगों को एड्स एंड अप्लायंसेस बांटे हैं सर। ऐसे अभिभावक सर, ऐसे स्टेक होल्डर्स समाज में अलग अलग पदों पर कार्य कर रहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे सूचना विभाग से जुड़े हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग अलग विभाग से जुड़े हों, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से जुड़े हों सर। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं सर, उन तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने आपके द्वारा जारी की गई, सरकार के द्वारा जारी की गई जो पॉलिसी है सर, सरकार आपके द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की सर। और बहुत ही रात दिन बिना रुके हुए, बिना थके हुए सर, हम लोगों ने 2 साल में ये एक भावना पूर्वी उत्तर प्रदेश में जगाई है कि अगर दिव्यांगता के विषय में कभी भी कोई बात करनी हो, कभी भी कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, कभी भी कोई जानकारी लेनी हो, किसी भी तरह की सर्विस हो सर, बिना रुके बिना थमे सर हम लोगों ने लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। और अब सबको एक विश्वास है यहाँ के 30 जनपदों में ही नहीं सर, पूरे उत्तर प्रदेश में, कि सीआरसी गोरखपुर तक अगर हम लोग पहुंचेंगे तो उनके बच्चों का, अभिभावकों का या किसी भी तरह की दिव्यांगता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, विचार हो, तो उसमें उनको सहायता मिलेगी सर। कोविड के समय में भी सर हम लोगों ने, जब कोविड शुरू हुआ तो
एक बहुत बड़ी समस्या थी कि खासकर आपको पता है सर कि हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा, जब वहाँ सर्विसेज का अभाव है, थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो थोड़ा सा अन्य क्षेत्रों की भांति नहीं है। तो बहुत बड़ी समस्या थी सर, बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने कि हम लोग करें क्या। ऐसी दशा में सर हम लोगों ने पहले तो सारी मीडिया, जितनी भी मीडिया है सर, सबसे कोलैबोरेशन करके अपने सारे प्रोफेशनल्स का नंबर फ्लैश किया। हमारे पहले से व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने हुए थे, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए थे सर, उसमें नंबर सारे टेक्निकल का फ्लैश किया सर। और सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने थेरेपी पे, एजुकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट पे सर वीडियोस बनाए, ट्यूटोरियल्स बनाए, ई कंटेंट डेवलप किया सर, और उसको वाइडली सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया सर। जिससे हुआ क्या कि सबको घर पे अभिभावकों को कम से कम ये सहायता तो मिलने लगी सर कि वो वीडियो देख के एक रेफरेंस लेके, ई कंटेंट देख के एक रेफरेंस लेके, कुछ सर्विस ना देने से अच्छा है कि घर पे कोई कुछ एक्सरसाइज कराने लगे, जिससे बच्चों में आइसोलेशन की भावना नहीं आई, फ्रस्ट्रेशन की भावना नहीं आई, और उससे काफ़ी सहायता मिलने लगी। लेकिन सर जो सीवियर बच्चे थे, जिनको स्पेशलाइज थेरेपी या स्पेशलाइज एजुकेशनल अप्रोच की ज़रूरत थी सर, उनके लिए फिर हम लोगों ने अपॉइंटमेंट बेस्ड वीडियो कॉलिंग, वेब बेस्ड कॉलिंग की शुरुआत की सर, और उससे भी हजारों अभिभावक हमसे जुड़े सर, और उन्होंने, हमारे सारे टेक्निकल ऑफिसर्स ने सर उनकी सेवा रात दिन जग के की सर। इस पूर्वांचल में सर जो सेट ऑफ स्टाफ है सर सीआरसी का, हमें शुरुआत में ये चुनौती थी कि सर इस सेट ऑफ एचआर से हम लोग कैसे इतने लोगों को सर्विसेज दे पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे। हमारे पास 20, 25, 30 लोग ही हैं सर, 30 लोगों में हम क्या कर पाएंगे, लाखों की संख्या है सर। अगर हमारे गोरखपुर की ही प्रिविलेज देखेंगे सर तो लाखों की है, बाकी जनपदों में हम कैसे सेवाएं दे पाएंगे सर। तो वो बहुत बड़ी चुनौती थी। उसकी जो आप ही लोगों से सीख कर सर, उसका जो हम लोगों ने एक तरीका निकाला कि कम्युनिटी लेवल, ग्रास रूट लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल सर, एनजीओ के साथ हम लोगों ने कन्वर्जेंस शुरू किया, डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस शुरू किया सर, पेरेंट एसोसिएशंस को प्रमोट करना शुरू किया सर, खासकर न्यूली एडेड डिसेबिलिटीज जो है, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज जो है सर, उनके साथ, क्योंकि उनको भी सर्विसेज हमें देना था सर। रेफरल जो सोर्सेज थे सर, उनसे कन्वर्जेंस शुरू किया, मेडिकल कॉलेजेस से कन्वर्जेंस शुरू किया सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कन्वर्जेंस शुरू किया, एम्स गोरखपुर है उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा कन्वर्जेंस है सर। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट जिनके बारे में हम नहीं सोचते थे कि इनसे कन्वर्जेंस करके हमें और या पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई लाभ मिल सकता है, उनके साथ भी सर हम लोगों ने कन्वर्जेंस किया, और कुछ ना कुछ ऐसा निकला कि उनके साथ भी कन्वर्जेंस करके हम किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को किसी तरीके से मदद कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस और कोलैबोरेशन हम लोगों ने बहुत व्यापक पैमाने पे किया सर, और उसका लाभ ये मिला कि हमारी सर्विसेज बहुत दूर तक पहुंच पाई उनके माध्यम से। दूसरा सर, हम लोगों ने कोविड में जितने ट्यूटोरियल्स और ई कंटेंट डेवलप किए सर, सबको हम लोगों ने स्टेट लेवल पे बातें अपनी पहुंचाई कि हम लोग ये डेवलप कर रहे हैं, और अगर स्टेट हमारी मदद करेगी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के माध्यम से सर, दूसरे अधिकारियों के माध्यम से वो हर जनपद तक पहुंचेगी सर, और उनसे, उनके डिपार्टमेंट से जुड़े फिर एनजीओज हैं, पेरेंट एसोसिएशन है या पेरेंट्स ग्रुप है सर, वो फिर ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को पहुंचाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है सर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक आदेश जारी किया कि सीआरसी गोरखपुर के द्वारा जो भी कंटेंट डेवलप किया जा रहा है, जो भी मटेरियल डेवलप किए जा रहे हैं, जो भी सर्विसेज रेंडर किए जा रहे हैं, वेदर इट इज ऑनलाइन ऑफलाइन सर, उसमें सभी जनपद के जिलाधिकारी, सभी जनपद के सीडीओज भाग लेंगे और हमारी चीज़ों को प्रसारित करेंगे सर। और उन लोगों ने किया भी सर, बहुत व्यापक पैमाने पर सरकारी ट्विटर हैंडल से सर, सरकारी फेसबुक से सर, हमारी ई कंटेंट्स और रिसोर्सेज का फैलाव हुआ है। उसके अलावा 21 डिसेबिलिटीज पे सर हम लोगों ने निपमिट के साथ मिलके बाईलिंगुअल पोस्टर्स डेवलप किए सर, जिसका पैन इंडिया सर्कुलेशन के लिए वो एडिटिंग मोड में है सर। इसके अलावा सर साइन लैंग्वेज प्रमोशन के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया सर। साइन लैंग्वेज को लेके पहले 2 बच्चे 3 पेरेंट्स हमारे पास आते थे, उनको साइन लैंग्वेज में डिफिकल्टी होती थी सर। आज हमने साइन लैंग्वेज के एरिया में कई डीपीओस प्रमोट कर दिए हैं सर। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ डेफ फोर्स जुड़ी हुई है सर। पूर्वांचल का पहला हम लोगों ने स्पोर्ट्स मीट करा दिया सर, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलके, और दिव्यांग जनों के लिए डेडिकेटेड सर। तो बहुत बड़ी फहरिस्त है सर 2 साल में जो हम लोगों ने किया है सर। आप अवेयर भी होंगे सर, आपके स्नेह से, आशीर्वाद से सर हम लोग ये सब कर पाए। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो मेरे व्यक्तिगत, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है
पूर्वांचल के सभी पेरेंट्स के लिए जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सर, उनके लिए सौभाग्य की बात है। और सर, ये जो वेबिनार हम लोग कर रहे हैं सर, ये वेबिनार पॉलिसी लेवल मुद्दों पे हम लोग नहीं करते हैं सर। हमारा लक्ष्य होता है कि हम अपने वेबिनार से अभिभावकों को, ग्रास रूट लेवल पे कार्य कर रहे प्रोफेशनल्स को, स्टेक होल्डर्स को सर, आप जैसे लोगों से जोड़ पाए सर डायरेक्ट कन्वर्सेशन में, जिससे वो ग्रास रूट लेवल पे फायदा हो सर। उसके लिए भी सर डिजिटल डिवाइड है देश में, सबके पास टैब नहीं है सर, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है सर, इंटरनेट की प्रॉब्लम है सर। तो जैसे आज का जो कार्यक्रम हो रहा है सर आपकी अध्यक्षता में, इस कार्यक्रम के लिए पहले ही हम अपने जो पेरेंट्स हैं, हमारे 5-5, 10-10 पेरेंट हर प्रोफेशनल नए जुड़ते हैं, उनको एक दिन पहले ट्रेनिंग दे देते हैं, जिससे वो इस श्रृंखला से जुड़ पाए सर। और बड़ी संख्या में आज अभिभावक जुड़े हुए हैं सर, प्रदेश सरकार के अधिकारी जुड़े हुए हैं, जनपद लेवल के अधिकारी जुड़े हुए हैं सर। और आपके उद्बोधन से, आपके से बहुत फायदा होगा सर सभी को। मैं सर हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। नीरज जी श्रीवास्तव साहब जुड़ गए हैं क्या? श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं सर, जुड़ गए हैं सर, आप उनका भी स्वागत करें सर। कोई नहीं, मैं हूँ सर का उद्बोधन शुरू कर रहे हैं सर। जुड़े हुए हैं सर? हाँ, जुड़े हुए हैं नीरज जी, जुड़े हुए हैं जी। डायरेक्टर श्रीवास्तव साहब तो नजर आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं अच्छी तरह से। साहब जुड़े हुए का स्वागत कीजिए सर। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रणाम सर, नमस्कार सर। डॉक्टर एस के श्रीवास्तव सर, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर, भारतीय पुनर्वास परिषद के पूर्व सदस्य सचिव तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन आयुक्त। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके स्नेह से, आशीष से सर। सीआरसी गोरखपुर की जब स्थापना हुई थी तो शुरुआत में विजिट करने वाले आप डिग्निटरीज में थे, हमें ब्लेसिंग देने वाले डिग्निटरीज में थे सर। और जैसा कि मैं बता रहा था कि पिछले 2 सालों में सीआरसी गोरखपुर ने सर्विस डिलीवरी में, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में एक एमिनेंस स्थापित करने में सर, मॉडल सेंटर एस्टेब्लिश करने में, वो चाहे डीडीआरसीज की मेंटरशिप हो, चाहे सर एनजीओज की मेंटरशिप हो, या जो हमारी ओपीडी सर्विसेज है सर, वो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट लाना हो सर, ट्रांस डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट लाना हो, सर्टिफिकेशन में स्टेट को मदद करनी हो सर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को मदद करनी हो सर, हमारे प्रोफेशनल्स के कंट्रीब्यूशन से, हम लोगों के कंट्रीब्यूशन से सर, वो एक स्थापना हम लोग कर पाए हैं सर। पूर्वांचल के लगभग 30 जनपदों में तो हमारी प्रेजेंस सही है सर। और लगातार उसमें कैंप के माध्यम से, अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से सर हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और कोविड में भी सर हम लोग बिना रुके, बिना थमे कार्य कर रहे हैं सर। वो ऑनलाइन मोड भी सही, लेकिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन से सर, और आपके विभाग के, उत्तर प्रदेश सरकार के कोलैबोरेशन से सर हम लोग ये सब कर पाते हैं। और डॉक्टर एस के प्रसाद सर और डॉक्टर एस के श्रीवास्तव सर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार का सर हमारे साथ बहुत ही स्नेह और सहयोग रहा है सर। सीएम सर पर्सनली हम लोगों को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हम उनके क्षेत्र में हैं, और उनकी मॉनिटरिंग से सर हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है, हमें किसी तरह की कॉपरेशन नहीं मिल रही है। हमें पूरी कॉपरेशन सर प्रदेश सरकार से मिल रही है, और इसी वजह से हम लोग काम कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि सर सीआरसी को अगर सही तरीके से फंक्शन कराना है तो सर लोकल लेवल कन्वर्जेंस एंड कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वही बैकबोन है हमारे सर्विस इस्टेब्लिशमेंट की और सक्सेस की सर। मैं आज के दोनों वक्ताओं, डॉक्टर एस के प्रसाद, भारत के उप मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, तथा डॉक्टर एस के श्रीवास्तव जी, पूर्व सदस्य सचिव और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन आयुक्त, आप दोनों लोगों का सर सीआरसी की तरफ से, अपने सभी अभिभावकों, सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से, सभी प्रोफेशनल, सभी अधिकारियों की तरफ से सर हृदय से स्वागत करता हूं सर। नीरज जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, और मैं कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। एस के प्रसाद सर को बोलने के लिए नीरज जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने बहुत विस्तार से सीआरसी के कार्यक्रमों के बारे में बतलाया सर, और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बतलाया।
और सर के सानिध्य में इसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और बिना समय गवाए अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर एस.के. प्रसाद साहब, उप मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को। सर, आप लोगों के सामने मुखातिब हो सर, और दिव्यांगजनों के सामान्य तथा विधिक अधिकार इस विषय पर आप अपना ओपिनियन रखें सर, लोगों के साथ, लोगों को परामर्श दें। धन्यवाद मधुकर जी। मैं आप लोग सुन रहे हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, आवाज जी आ रही है सर, आवाज। जी सर जी आवाज आ रही है जी सर, आ रही है। ठीक है। अरे सबसे पहले तो मैं माननीय राज्य आयुक्त श्री श्रीवास्तव जी का अभिनंदन करना चाहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि आज का जो ये वेबिनार है मेरे लिए वन ऑफ द अचीवमेंट है कि हमें राज्य आयुक्त महोदय से मुलाकात हो रही है आज। सर, आपका माइक किसी ने म्यूट कर दिया है सर, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर एस.के. प्रसाद सर। हाँ, तो अब सुनाई दे रही है? अब माइक मैंने अनम्यूट किया, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस वेबिनार का एक अचीवमेंट है मेरे लिए कि आपने हमें मौका दिया कि माननीय राज्य आयुक्त महोदय से मिलने का, क्योंकि इस कोविड के सिचुएशन में मिलना, बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये फेस टू फेस ही है। एक तरह से हम फेस टू फेस मानते हैं, क्योंकि आपका मुस्कुराहट भी हमें दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, और आपका जो लग रहा है कि हम साथ में मिले हुए हैं, तो एक जो आत्मीयता है आपके साथ, वो मुझे अच्छा एक फील हो रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। ये मेरे लिए अचीवमेंट है। साथ साथ हमारे पूर्व सहयोगी मिस्टर रमेश पांडे, जो कि हमारे साथ बहुत दिनों तक मेरे सहयोगी रहे हैं, काम करने के साथ काम किए इग्नू में, और मैं उनके जुनून को जानता हूं काम करने का, कि वो जिस काम को करने लगते हैं उसके पीछे फिर उसको न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, बस उनके नजर में केवल काम होता है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि रमेश पांडे जी के हाथ में, रमेश पांडे जी के मतलब निर्देशन में ये सीआरसी गोरखपुर चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीआरसी गोरखपुर वन ऑफ द मॉडल सीआरसी बन के रहेगा, और हमें लगता है बन भी गया है, क्योंकि मैं बीच बीच में एक दो वीडियो देखने का मौका मिला यूट्यूब पर, जो सीआरसी गोरखपुर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, तो मैं देखते रहता हूँ, और उसमें हमें पता रहता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आपने जो विस्तार से अपनी बात बताई वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही अप्रिशिएबल है, प्रशंसनीय है, और इस तरह से आप काम करते रहे, मेरी ये शुभकामनाएं भी हैं। और आपको सहयोग तो मिलेगा, क्योंकि जब जो भी काम करते हैं उनको सहयोग करने वाले भी बहुत रहते हैं, जो काम नहीं करते हैं उनका सहयोग भी उनको नहीं मिल पाएगा। तो आपके काम करने का जो जुनून है, आपके काम करने का जो जज्बा है, वो आपको सहयोग भी प्रदान कराएगा लोगों से, क्योंकि आप लोगों से जुड़े रहते हैं, आप एक बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। तो इस तरह से, और आपकी क्षमता को जो नहीं जानते, मैं तो पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, इसमें कोई ये नहीं है। तो हमें लगता है कि ये जो आप सीरीज कर रहे हैं, क्या है ये सीरीज, ई परामर्श, इसमें ये 25वां है शायद, आपका सिल्वर जुबली है परहैप्स। तो ये सिल्वर जुबली ई परामर्श के लिए आपको बहुत बहुत पूरे 36 है। अच्छा, चलो सिल्वर 36 प्रोग्राम है सर। जी सर। 36 है, तो आप 50 की ओर आइए, तो मैं 50 के लिए शुभकामना दूंगा आपको, इस 50 गोल्डन जुबली के लिए शुभकामना दूंगा कि जल्दी से आप 50 सर आपके देखते वही करेंगे सर, आपके और श्रीवास्तव सर के देखते वही 50 करेंगे। हाँ, तो करिए, और उसके लिए शुभकामना है आपकी। तो इसमें जो डिफरेंट टॉपिक रखते हैं, वो टॉपिक जो आप उसके लिए लोगों से जुड़ने की का कोशिश करते हैं, कि बहुत अच्छा प्रयास है। आज का जो टॉपिक है ये है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 216 के परिप्रेक्ष्य में अभिभावकों एवं हितधारकों हेतु जो भी आप दिव्यांगजन अधिकार पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। देखो, एक्ट एक बहुत ही व्यापक, उसका एक्ट का बहुत ही व्यापक स्वरूप होता है। तो किसी एक्ट को समझने में हमें लगता है कि उसको समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप जब समझने की कोशिश करेंगे ना एक्ट में, तो आपको एक नई बात सामने नजर आएगी एक्ट का। इसीलिए मैंने कहा कि एक्ट का स्वरूप बहुत ही व्यापक होता है। अब वो है कि एक्ट को किस परिस्थिति में किस तरह से समझना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसके लिए आपको इस RPWD एक्ट, क्योंकि दिव्यांगता के क्षेत्र में एक्ट पहले से 95 से है, और भी कई एक्ट हैं, RCI एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। तो उन एक्टों में ये एक्ट जो है एक अम्ब्रेला एक्ट है, जो कि डायरेक्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के हितों से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। क्यों अधिकारों से जुड़ा हुआ है? क्योंकि उनको वो अधिकार नहीं दिए जाते थे जो उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो ये अधिकार संबंधित बात करता है, इसलिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम इसका नाम भी है, और इसकी जो सार्थकता है वो भी अधिकार से संबंधित है। अधिकार का मतलब है कि हमें जो एक इनहेरेंट कैपेसिटी के रूप में, इनहेरेंट पावर के रूप में जो हमें दिया गया है, एक इंसान के रूप में जब हम जन्म लेते हैं एक समाज में, तो समाज में हमें कुछ अधिकार उसी समय से मिल जाते हैं। जैसे बच्चे को खाने का अधिकार है, बच्चे को माँ के साथ रहने का अधिकार है, बच्चे को परिवार में रहने का अधिकार है। उसी तरह से जैसे जैसे बड़ा होता है तो पढ़ने का अधिकार है, उसके बाद उसको समाज में अपने आप को स्थापित करने का अधिकार है, और इस तरह के सारे अधिकार उसको मिलने चाहिए। तो दिव्यांगजन में क्या है, दिव्यांगजन को कहीं न कहीं अधिकार से पहले वंचित किया जाता था, जब तक ये अधिनियम 95 का जो एक्ट था वो नहीं आया था, या उसके पहले तो ये अधिकारों से वंचित था। तो जो सरकार का जो कदम है इस संबंध में वो बिल्कुल सराहनीय है। सराहनीय क्या, एक मतलब हम कहते हैं कि हमारा भारत में जितनी जो अपेक्षाएं हैं दिव्यांगजनों को, सरकार उसको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहती है, और प्रयत्न हम करेंगे तभी हम अपने किसी चीज को अचीव कर पाएंगे। तो अचीव करने के, दिव्यांगजनों के अधिकार को अचीव करने के लिए, उनको एक समाज में स्थापित करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स लिए गए हैं, उस स्टेप्स में एक RPWD एक्ट, और उस RPWD एक्ट की सार्थकता हम तभी स्थापित कर पाएंगे जब हर व्यक्ति इस RPWD एक्ट के संबंध में जानकार हो, यानी उसको जानकारी हो। अब एक्ट के, फिर मैं कह रहा हूं कि एक्ट का व्यापक स्वरूप होते हुए भी कुछ बातें होती हैं जो सबको जानना चाहिए, और वही जानना चाहिए जो कि एक सामान्य लोगों के, बाकी तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लीगल फैक्टर होते हैं, वो होते हैं, लेकिन जो कुछ बातें होती हैं जो सभी को जानना चाहिए। और ये संगोष्ठी में, आज के इस वेबिनार में, उन बातों पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। और आगे मैं ये ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी बात से ज्यादा होगा आपको मैं सुनने का कोशिश करूंगा कि आप भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछें, आप भी प्रश्न पूछें, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी इस संबंध में। तो सबसे पहली बात है कि ये जो अधिकार अधिनियम है 2016 का, ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बना हुआ है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की सार्थकता, इस अधिनियम की कल्पना की गई है और ये अधिनियम को पारित किया गया है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि सबसे पहले हम समाज में हम हैं, तो समाज में जो अधिकार एक व्यक्ति को दिए गए हैं वो एक व्यक्ति के लिए अधिकार नहीं है, वो सामाजिक अधिकार सभी के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट जो ग्रुप है, समाज में बहुत तरह के ग्रुप होते हैं, समाज में जो भी हमारे जैसे कई प्रकार के ग्रुप बटे रहते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अनेकता में एकता, या ग्रुप डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो बात आती है। तो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप है, उसमें एक पर्सन विद डिसेबिलिटी भी एक डाइवर्स ग्रुप है। अब इस डाइवर्सिटी में हम उनको ये नहीं कह सकते कि आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। जो अधिकार हमें प्राप्त है वही अधिकार पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में पर्सन वो पहले हैं, तब डिसेबिलिटी बाद में आती है। और ये एक्ट जो है वो डिसेबिलिटी को भी उतना डिफाइन नहीं करता है, पर्सन्स में छिपे एबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश किया है कि पर्सन्स के एबिलिटी को आप देखिए और उसके डिसेबिलिटी को मत देखिए। डिसेबिलिटी क्या है? एक फिजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन व्यक्ति का जो सोशल एस्पेक्ट है वो है एबिलिटी। व्यक्ति कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी में और अपने आप को कैसे स्थापित कर सकता है सोसाइटी में, उसकी सारी व्यवस्था इस एक्ट में की गई है। इसीलिए इस एक्ट के लिए समाज की सार्थकता ज्यादा है, व्यक्ति की सार्थकता कम है। यानी कि समाज अगर जागरूक होगा, समाज अगर इसके बारे में जानेगा, तो व्यक्ति अपने आप समाज में स्थापित हो जाएगा। व्यक्ति को स्थापित करने के लिए ज्यादा, यानी कि यहाँ पर रिहेबिलिटेशन का हम ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम व्यक्ति को समाज जो है, समाज को रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, व्यक्ति का नहीं। तो इसलिए
ये डिसेबिलिटी स्टडीज जो आज की डेट में एक नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट तो बहुत पुराना है लेकिन हमारे देश में ये नया कंसेप्ट है कि डिसेबिलिटी स्टडीज अभी तक जो हम बात करते थे या अभी तक जो हम बात करते चले आए हैं और रिहेबिलिटेशन स्टडीज की बात करते चले आए हैं, यानी हम व्यक्ति की विशेष के लिए बात करते हैं लेकिन समाज के लिए बात नहीं करते हैं। इस एक्ट में डिसेबिलिटी स्टडीज का पूरा स्वरूप निखर करके आया है, इसीलिए हम समाज की बात करते हैं। यानी कि समाज अगर अपने आप को ठीक रखेगा, समाज अगर उतनी सुविधाएं प्रदान करता रहेगा तो निश्चित तौर पे ये व्यक्ति अपने आप उसमें समाहित हो जाएगा। इसलिए इंक्लूजन की जो व्यवस्था है वो इस एक्ट में सर्वोपरि है। यानी कि इंक्लूजन, नॉट ओनली इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर होल इंक्लूजन, तो इंक्लूजन जो समावेशी जो समावेशन का जो एक कंसेप्ट है, समावेशन की जो एक प्रक्रिया है वो पूरी तरह से इस एक्ट में समाहित है। इसका जो एक्ट का जो आधार है वो आप सब लोगों को पता होगा कि मोस्ट ऑफ यू, मतलब ज्यादातर लोग, आप लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और आप परिचित हैं UNCRPD से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसके कुछ आधारभूत ये नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आधारित है और उन सारी नियमों को, संकल्पनाओं को इस एक्ट में उसी के आधार मानकर इस एक्ट की संकल्पना की गई है और इस एक्ट का निर्माण किया गया है। वो है, आपको पता होगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, सबसे पहला है इसमें रेस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी। अब इनहेरेंट डिग्निटी क्या होता है? इनहेरेंट डिग्निटी की, अगर जो हम पैदा हुए हैं जिस डिग्निटी के साथ, यानी कि एक समाज में पैदा हुए हैं, एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, तो वो हमने शुरू में ही कहा कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो कुछ अधिकार के साथ पैदा होता है। वो अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए। अधिकार क्या मिलना चाहिए कि अगर हम मतलब 4 बच्चे हैं परिवार में और एक बच्चा किसी तरह का उसमें कोई डिसेबिलिटी है तो उसको भी किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो मिल रहा है उसको। और दूसरा है रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। बहुत पहले की बात है, मतलब 20-22 वर्ष पहले की बात मैं कह सकता हूँ, आप लोग में से बहुत लोग हमसे सहमत होंगे, श्रीवास्तव साहब भी सहमत होंगे कि जो एक्सेप्टेंस था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का वो उतना नहीं था सोसाइटी में जितनी होनी चाहिए थी। तभी ये एक्ट की जरूरत पड़ी। यानी कि कहीं ना कहीं हम उनको ये मानते थे कि ये लाइबिलिटी है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक लाइबिलिटी है, समाज में, परिवार में एक लाइबिलिटी है। तो उस लाइबिलिटी को नहीं मान के हम उसको अगर एसेट के रूप में देखने लगे तभी वो हम कुछ कर पाएंगे। यानी कि एक्सेप्ट एज ए पर्सन फर्स्ट, देन उसके जो और रिक्वायरमेंट है उसको पूरा हम करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन पहले उसको एज ए पर्सन एक्सेप्ट करें। तो वो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। आज के डेट में एक्सेप्टेंस हमें लगता है कि बहुत अच्छा है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरा है फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, इंक्लूजन इन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। 1 मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका। हेलो, हाँ सटी साहब, ठीक है। नहीं, मंडे को कौन सा ऑफिस थी? वो सरीन साहब बताएंगे, हमें तो आइडिया नहीं है। सरीन, हम आपको अभी एक वेबिनार में हैं, हम थोड़ा 1 घंटे के बाद आपको बात करें, फोन करके। हाँ ठीक है, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था कि एक एक्सेप्टेंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को एज ए पर्सन हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे उसके लिए कुछ काम कर पाएंगे। यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के बीच में इंटरवेन हम कर पाएंगे, इंटरवेन करेंगे तभी हम उसके लिए कुछ आगे कर पाएंगे। यानी कि समाज को इंटरवेन करना है और समाज की जो सबसे छोटी इकाई या इंपॉर्टेंट इकाई है वो है परिवार। इसलिए परिवार को इंटरवेन करना पड़ता है बिटवीन पर्सन एंड डिसेबिलिटी। यानी कि पर्सन को डिसेबिलिटी से कितना जल्दी उसको डिसेबिलिटी से अलग करना है, उनकी एबिलिटी को स्थापित करना है, इसके लिए इंटरवेंशन करते हैं वहां पर। उसी को आज हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन में हम डिफरेंट इंटरवेंशन को यूज करते हैं। दूसरा है इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन इन दिस एक्ट।
एंड उससे भी एक इम्पोर्टेंट है रेस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। मैंने कहा कि राइट्स, तो बच्चे का जो राइट्स है, यानी बच्चे के क्या राइट्स है? बच्चे का एक राइट है कि सबसे पहले तो वो बच्चा है और उसको बच्चे के रूप में जीने दीजिए। अभी क्या होता है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे बच्चों का जो आज के डेट में बचपन जो है, कहीं ना कहीं वो बचपन हिंडर हो रहा है। बचपन कहीं ना कहीं बैरियर को, बहुत सारे बैरियर से जूझ रहा है, जिससे वो बचपन बचपना नहीं रह जाता है। तो हम कहते हैं ना कि अगर वो बसंत का मौसम है तो उसको पतझड़ नहीं आने दीजिए, बसंत को बसंत ही रहने दीजिए। यहाँ पर बच्चे का जो बचपना है ना, वो हम छीन लेते हैं। क्यों छीन लेते हैं? क्योंकि उसमें हम लोगों का मतलब अपना जो कहीं कुछ ऐसे इच्छा होते हैं जो पूरा नहीं होता है, उसको हम उस बच्चे के द्वारा पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें उसके बचपना भी चला जाता है। लेकिन उसका बचपना रहना, उसके चाइल्डहुड का रहना एक उसका अधिकार है। उस तरह से चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को भी एक बच्चे के रूप में जीने का अधिकार है, और वो सारे अधिकार हैं जो कि एक बच्चे को मिलना चाहिए। घर में, स्कूल में, समाज में, कम्युनिटी में, वो सारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को भी मिलना चाहिए। देखिए, इस एक्ट के कुछ फीचर हैं। हम बहुत ज्यादा आपको एक्ट के सेक्शंस और ये सब के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो बताने के लिए कम से कम तो पांडे जी को 3-4 सेमिनार वेबिनार करना पड़ेगा, और वो भी करेंगे ही, हमें लगता है कि ये छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम कुछ बस फीचर बता देंगे, छोटा छोटा फीचर, और फिर आपसे हम लोग श्रीवास्तव साहब हैं तो वो ज्यादा अच्छा बता सकेंगे हमसे, क्योंकि उन्होंने आरसीआई को पूरा हैंडल किया, आरसीआई एक्ट को बहुत ही एफिशिएंटली। हमें लगता है कि वो आरसीआई का बहुत ही गोल्डन पीरियड था जिस समय श्रीवास्तव साहब आरसीआई को देख रहे थे, आरसीआई में थे। तो आपका भी सुनने का हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। कुछ फीचर्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे कुछ बेसिक वर्ड हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, वो 2-4 कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि ग्रीवांस रिड्रेसल जो है ना मैकेनिज्म, वो इस एक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक तो ग्रीवांस रिड्रेसल पहले से भी देखा, चीफ कमिश्नर है, राज्य में स्टेट कमिश्नर है, लेकिन उसमें जो प्रोविजंस है ग्रीवांस रिड्रेसल की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी एक तरह से नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, तो आप लोगों की भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ये एक्ट जो है, ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, चाहे चीफ कमिश्नर की व्यवस्था है या स्टेट कमिश्नर की व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो है एक्ट के अंतर्गत दी गई है। यानी एक्ट में जो प्रोविजन है उसका जो वायलेशन हो रहा है, उसका कहीं न कहीं कोई वायलेशन हो रहा है, उससे संबंधित बात को इस कोर्ट में, चीफ कमिश्नर के न्यायालय में, स्टेट कमिश्नर के न्यायालय में देखा जाता है। लोगों को क्या ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का कोर्ट है, और वो अपनी सारी सब तरह की समस्याएं, चाहे वो एक्ट से संबंधित हो या एक्ट से संबंधित नहीं भी हो, सारी तरह समस्याओं को लेकर यहाँ आते हैं। उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार को छोड़ के आ रहे हैं। उनका अधिकार है, उनके अधिकार है कि उनको थाने में भी जाना है, और थाना को भी ये कर्तव्य है कि वो उनके अधिकारों का पूरा मतलब अधिकारों से उनको वंचित नहीं करे। उसी तरह से अन्य के जो भी मैकेनिज्म है, चाहे वो न्यायिक अधिकार है या अदर जो भी है, सारे का प्रयोग करने का अधिकार पर्सन विद डिसेबिलिटी है। वो समझते हैं कि नहीं, ये हमारा कोर्ट है, ठीक है आपका कोर्ट है, लेकिन आपको दूसरे कोर्ट में भी जाने का अधिकार है, वहां से आप वंचित मत होइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने उस अधिकार को छोड़िए मत, आपने अपने उस अधिकार को भी बरकरार रखिए। अगर आपके साथ कोई भेदभाव, किसी तरह का कोई फिजिकल असॉल्ट होता है, तो आप सबसे पहले थाने में जाइए, वहाँ जो संबंधित उस न्याय मजिस्ट्रेट है, जो दंडाधिकारी हैं, उनके पास जाइए, क्योंकि इस एक्ट में व्यवस्था किया गया है। अगर सेक्शन 7 में है कि आपको कैसे न्याय, उनके पास थाने में जाके आपको क्या करना है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, और मजिस्ट्रेट को क्या करना है, इस एक्ट में सारे प्रोविजन दिए गए हैं। तो उसको भी आप मत छोड़िए। ये अगर हमारे पास भी आते हैं, राज्य में भी जाते हैं, तो उनके उस संबंध में भेज दिया जाता है वहां पर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी जाएंगे तो आपको आपके अधिकारों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, हर पर्सन विद डिसेबिलिटी को होनी चाहिए। दूसरा जो ये है कि इसमें नेचुरल डिजास्टर से संबंधित सेक्शन 8 में नेचुरल डिजास्टर से संबंधित काफी अच्छे प्रोविजन दिए गए हैं। यानी कि इन द इवेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर
इस एक्ट ये बात करता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपको भी उतना ही ख्याल रखना है जितना कि दूसरे के लिए करते हैं। तो आप अभी देखोगे कोविड में, कोविड के सिचुएशन में ये एक नेचुरल डिजास्टर ही है, हेल्थ इमरजेंसी है, बहुत व्यापक हेल्थ इमरजेंसी है। इसमें जो सारे राज्य आयुक्त, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी राज्य आयुक्त का, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आई थी जैसा सामने, जो बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी कई कई जगह पर स्टक हो गए थे, उनको वहां से निकलने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई अधिक साधन नहीं था। उस समय सारे राज्य आयुक्त ने जो काम किया है बहुत ही प्रशंसनीय है, और मैं कहूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क स्टेट के द्वारा, क्योंकि सारे स्टेट कमिश्नर को नोडल एजेंसी बनाया गया था, नोडल ऑफिसर बनाया गया था हर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, और ये क्यों कर पाए, क्योंकि सेक्शन 8 था अपने पास, और सेक्शन 8 को ध्यान में रखते हुए सारे मैकेनिज्म जो एनडीआरएफ है, जो भी जितने भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, ये सभी उसमें पार्टिसिपेट करवाए ड्यू टू सेक्शन 8। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो इस एक्ट में दिया गया है, और उस एक्ट उसका बहुत अच्छा यूज हुआ ये कोविड में। उसके बाद ये है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पेशल फीचर ऑफ दिस एक्ट अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। सभी को पता होगा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो पहले बनता था वो एक स्टेट में बनता था, उसी स्टेट के लिए ही लागू होता था, दूसरे स्टेट में उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता था और उसकी मान्यता नहीं रहती थी। आज के डेट में जो सर्टिफिकेट बनता है वो सारे देश, पूरे कंट्री में इक्वल वैल्यू रखता है, पूरे कंट्री में रिकॉग्नाइज होता है, पूरे कंट्री में वो उसकी मान्यता रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का। अच्छा, सेक्शन 40 to 46 ये एक एक्सेसिबिलिटी का सारे सेक्शन है, यानी कि एक्सेसिबिलिटी में न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है, रादर इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी एंड पर्सनल एक्सेसिबिलिटी, सारे चीज की बात की गई है इस एक्ट में कि हर व्यक्ति को, हर पर्सन विद डिसेबिलिटी को हर वो चीज मिलनी चाहिए जो एक सो कॉल्ड नॉर्मल व्यक्ति को मिलता है, जो नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलता है। यानी कि जैसे हम टीवी का प्रोग्राम देखते हैं, टीवी के सीरियल देखते हैं, टीवी पे न्यूज सुनते हैं, तो पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट को कहीं ना कहीं इसमें काफी परेशानी होती है। तो वो पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी पांडे जी ने साइन लैंग्वेज की बात की है, साइन लैंग्वेज के साथ साथ उसमें क्लोज कैप्शनिंग वगैरह होनी चाहिए। इसकी भी पॉलिसी बन रही है और पॉलिसी बहुत जल्दी निकलेगा। कुछ टीवी चैनल्स ने शुरू भी कर दिया है। तो इसकी व्यवस्था इस एक्ट में की गई है हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। और सारे पब्लिक प्लेसेज को भी एक्सेसिबल होना चाहिए। सारे पब्लिक प्लेसेज एक्सेसिबल होंगे तो हमारा जो अपना मूवमेंट है, यानी कि वो मूवमेंट में कोई बाधा नहीं आएगी। जितने भी पब्लिक प्लेसेज है इंक्लूडिंग सिनेमा घर, मॉल, सारे एक्सेसिबल होने चाहिए। ये व्यवस्था इसमें है। और लेकिन सर माफी चाहूंगा जी, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंसाइज करना पड़ेगा सर, ताकि अगले वक्ता के लिए भी हमारे पास समय रह सके। धन्यवाद धन्यवाद। फिर कर लेंगे, कोई नहीं, हम तो कंसाइज अभी कर देंगे। अच्छा, तो ये सारी बातें हैं। उसके अलावा 2-4 वर्ड हैं जो मैं आपको बता देना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी जानकारी के लिए। पहला तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है जो कि जिसकी व्याख्या की गई है। एक है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, वो सारे 21 प्रकार के डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के रूप में आते हैं। और दूसरा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है जो 40% अगर डिसेबिलिटी है तभी वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का बेंचमार्क माना जाएगा। और उस बेंचमार्क का मतलब है कि सारे फैसिलिटी के आप हकदार होंगे। अगर 40% नहीं है तो आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो एक्ट में दिया गया है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ड है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका यूज बराबर होता है इस एक्ट में हुआ है, यानी कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। देन बैरियर, अभी बैरियर की हमने बात की। फिर पब्लिक बिल्डिंग, सारे पब्लिक बिल्डिंग को एक्सेसिबल होना चाहिए। एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आप ऑल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि आज जो हम यूज कर रहे हैं वेबिनार में वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा है एक रीजनेबल अकोमोडेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल अकोमोडेशन की एज पर द नॉर्म, आपको अगर लगता है कि इस व्यक्ति को कुछ और चाहिए तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है तो इस तरह से उसको रीजनेबली अकोमोडेट करे, और उसका अधिकार है कि रीजनेबल अकोमोडेशन मिलना चाहिए, अकोमोडेट होना चाहिए।
तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने बात की है और आपने मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत संक्षेप में लेकिन लगभग सारे एस्पेक्ट्स को छुआ है सर। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में मुख्य बातें बतलाई गई हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को आपने छुआ है और उम्मीद है कि लोगों को इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। और अब बिना समय गवाए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव साहब, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश शासन। सर आप आए और लोगों से मुखातिब हों, आप लोगों को आशीर्वचन प्रदान करें सर। डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव सर। नमस्कार। मेरे परम मित्र डॉक्टर प्रसाद साहब, रमेश जी, बाकी वेबिनार से जुड़े सारे मेरे साथी। डॉक्टर प्रसाद साहब तो एजुकेशनिस्ट हैं और मुझे लग रहा था कि मैं उनको सुनता ही रहूं, क्योंकि उन्होंने जिस धारा को पकड़ी थी उन्हें आधा घंटा और चाहिए था और देना भी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, मुझे मालूम है। मैं उनके सानिध्य में, उनके साथ में रहा, काम किया, आत्मीयता है। और उनकी भाषण, उनका जो सुन के ये वक्तव्य, तो मैं डबल, अब मुझसे भी 1 घंटा बुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रमेश जी तो गुणों की खान हैं और सारा मैं समझता हूँ कि जितना भगवान ने अच्छे अच्छे हम्बलनेस के गुण है वो रमेश में डाल दिए। ऐसे बहुत सारे मित्र हम देख रहे हैं जो मेरे जानने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ CRC गोरखपुर। और मैं इस मंच के माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने पिछले कई वेबिनार्स में कहा है कि लोग वेबिनार्स करने के लिए आगे आएं और फील फ्री टू एसोसिएट मी इन एनी लेवल, एट एनी लेवल ऑफ वेबिनार। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि राज्य स्तर का है कि राष्ट्र स्तर का है। जितने लोग सुनेंगे वो हमारे एक तरह से कह लीजिए आगे बढ़ाने के लिए, हमारे कार्यक्रम को, हमारी जानकारी को आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे। इसलिए मैं इसको बहुत उपयोगी मानता हूं और अपील करता हूं सबसे, शुरू करने के पहले, कि जितने लोग प्रेरित होकर इसको आगे बढ़ाएं, करें, ये बहुत अच्छी बात होगी। अभी डॉक्टर प्रसाद साहब ने एक्ट के बारे में सूक्ष्म जानकारी दी। समय ही नहीं है कि वो अच्छे से बोले, उन्हें और समय मिलना चाहिए, लेकिन वेबिनार की अपनी सीमाएं होती हैं। मैं इस एक्ट पर कुछ भी प्रतिक्रिया करने से पहले एक जरूर अपील करूंगा, सभी वेबिनार में मैं करता हूं और मैं समझता हूं कि आगे भी करता रहूंगा, कि जो उत्तर प्रदेश का आकार है, साइज है, उसके हिसाब से मेरे पास जो ग्रीवेंस के एप्लीकेशन है वो नहीं आती। इसका ये कारण कतई नहीं है कि लोगों की ग्रीवेंसेस हैं ही नहीं ना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे कई जनपद हैं जो शून्य ग्रीवांस वाले हैं, जहाँ से कोई शिकायत ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है, तो राम राज तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रीवांसेस हैं, लोगों को जानकारी का अभाव है या उन्हें ये जानकारी नहीं है कि कैसे हम अपनी बात वहां तक पहुंचे, यदि वो इस संगठन और इस एक्ट के बारे में जानते हैं तो भी। तो मैं सबसे पहले बात शुरू करने के पहले ये सबसे कहना चाहूँगा, हमारे लिसनर्स ग्रुप में हो सकता है हमारे बच्चे भी हों जो एजुकेशन BEd डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, गार्जियंस भी होंगे, कुछ हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होंगे, एजुकेशनिस्ट हैं, ऑफिसर्स हैं। सभी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, दिव्यांगजन को, सबसे पहले ये बताएं कि एक सादे कागज पर, कुछ नहीं करना, सादे कागज पर अपनी व्यथा, अपना कष्ट लिखें। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, निषादगंज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ संबोधित करके चिट्ठी बनाएं और खाली अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगा करके पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर दें। मेल करना चाहते हैं तो राज्य आयुक्त का जो मेल है, वेबसाइट है हमारी, उस पर मेल एड्रेस दिया हुआ, उस पर मेल कर दें। हम उसको टेकअप करते हैं और रिट पिटिशन की तरह उस पर सुनवाई करते हैं। और एक चीज ध्यान रखने की है कि अभी डॉक्टर प्रसाद साहब ने बताया कि हमको ये कन्फाइन करना पड़ेगा, एक्ट बना है, एक्ट के अपने प्राविधान हैं, एक्ट के ही अधीन राज्य आयुक्त है, एक्ट के अंतर्गत जो शक्तियां हैं वो हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्ट की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो एक्ट की व्यवस्थाओं के बियॉन्ड जो दिव्यांगजन हमसे बात करेंगे, उसमें उनकी मदद हम उतनी नहीं कर पाएंगे कि उसके लिए अलग अलग सी व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग न्यायालय हैं, दीवानी के अलग हैं, फौजदारी के अलग हैं। तो उन्हें
सामान्य व्यक्तियों की तरह उन न्यायालयों में भी जाने का पूर्ण अधिकार है। ये सरकार का एक अतिरिक्त सहूलियत है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए कि उनकी जो विशेष समस्याएं हैं, जो उनका उत्पीड़न है, जो उनका अनादर है, जो उनकी प्रतिष्ठा पर आघात है और जो उन्हें संरक्षा, सुरक्षा और भागीदारी की बात आवश्यक है, उसमें कहीं कोई कमी है तो वो पीड़ित महसूस करते हैं तो हमारे पास आए, उसका हम समाधान सुनिश्चित करते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो बात आप हमसे कह रहे हैं वो इस एक्ट की परिधि के अंदर है और ये अगर वो दिव्यांगजन साधारण रूप से नहीं समझता तो हम आपके माध्यम से, जो हमारे सुनने वाले श्रोतागण हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो दिव्यांगजन को ये बताएं कि आपको क्या करना है, कहाँ करना है और किन चीजों के लिए आप इस न्यायालय को अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि ये हमें लगता है कि सबसे बड़ी मदद वेबिनार के माध्यम से ये होगी कि हमारे पास हमारे एप्लीकेंट्स बढ़े। लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा गर्व होता है जब मेरे पास दिन में कभी 20-25 एप्लीकेशन आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि 75 जिलों के प्रदेश में एक दिन में एक जिले से एक एप्लीकेशन भी नहीं आती है। कोई कोई जिला तो अभी भी शून्य है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वहाँ समस्या शून्य है। तो मेरी प्रथम अपील यही है कि आप लोग इसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें। दूसरी बात कि ये एक्ट जो बना है, एक्ट में जो भी अधिकार राज्य आयोग को दिए गए हैं उनका हम पूरी तरह से तत्परता से लागू करते हैं। राज्य सरकार जो हमारी होती है उस पर हम दबाव बनाते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं और सुनंदा भंडारे का एक सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, उसकी वजह से हम उसके एक तरह से कह लीजिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि उसकी वजह से हिंदुस्तान के सभी राज्यों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश इस अधिनियम की सारी धाराओं पर जो अपेक्षित कार्रवाई है हो चुकी है। मीनिंग देयर बाय कि 102 धाराओं पर जिन जिन धाराओं पर कार्रवाई राज्य सरकार से अपेक्षित है, एकाध कोई अगर न रह गई हो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 100% लगभग कार्रवाई पूर्ण हो गई। कार्रवाई पूर्ण से मेरा मतलब ये है कि अधिनियम की व्यवस्थाएं अपनी जगह पर हैं, उनका व्यवहारिक और धरातल पर क्रियान्वयन तब शुरू होता है जब उसके संबंध में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, शासनादेश जारी हो जाए। शासनादेश जब जारी हो जाता है तो जो विभागाध्यक्षगण हैं, सचिवगण हैं, उनकी ये ड्यूटी हो जाती है, क्षेत्र के अफसरों की ड्यूटी हो जाती है कि वैसा ही करें जैसा जियो सरकार ने जारी कर दिया। तो मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के सारी धाराओं पर संगत शासनादेश निर्गत हो चुके हैं। उन शासनादेशों को प्राप्त करने के लिए, उनको देखने के लिए आप हमारे राज्य आयोग की वेबसाइट को विजिट करें, उसका लिंक देखें। लिंक के बाद में वो शासनादेश आपको कहाँ मिलेगा ये लिंक मालूम है। दिव्यांगजन नहीं कर सकते तो जो हमारे एक्टिविस्ट हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके मार्फत उनकी मदद करें। जो संबंधित धारा है उसे संबंधित शासनादेश आपको इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये एक बड़ी चीज है जिसको मैं जानकारी के रूप में आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक वैसे तो शिक्षाविद के बाद बोले जाने का कोई औचित्य रह नहीं जाता, लेकिन इस अधिनियम में मुझे जो सबसे पावरफुल लगता है वो अध्याय 2 ही है, शुरुआती है। इसकी शुरुआती बड़ी सशक्त। शुरुआत में ही उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन था जिसमें उन्होंने 6-7 पॉइंट पे कमिटमेंट किए हैं, जिसको प्रसाद साहब ने पढ़ के इलेबोरेट किया है, उन 7 बातों का उन्होंने सारा का सारा लगभग अध्याय 2 में पूरा कर दिया। अधिकार और हकदारियों की जो व्यवस्था अध्याय 2 में इस अधिनियम में दी गई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिसके सेक्शन 8 के बारे में भी डॉक्टर प्रसाद साहब जिक्र कर रहे थे, उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं और हमारे दिव्यांगजन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो इन अध्यायों को अध्ययन करें। इसके पहले मैं भूल न जाऊं, एक चीज मुझे याद आई कि मैं जहां जहां मैं भ्रमण करता था जब कोरोना महाशय नहीं थे, तो मैं बच्चों से पूछता था तो उन्हें अधिनियम का पूरा नाम भी ढंग से, कभी कभी बीएड का सेकंड ईयर करें, डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पहुंच गए, लेकिन कितने अधिनियम है इस सेक्टर में, ये अधिनियम का पूरा नाम बता दीजिए, तो वो भी कुछ बच्चे रह जाते थे। मैं सबसे अपील करता हूँ, रमेश जी से भी कहूँगा कि अपने जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कम से कम 1 दिन 2 दिन का सेशन करें कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कितने संगठन हैं, किसका क्या काम है, कौन कौन से अधिनियम इस पूरे सेक्टर में भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित हैं, उस अधिनियम का पूरा नाम क्या है, क्यों ये 3-4 अलग अलग अधिनियम हैं,
इस अधिनियम के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि जब ये बच्चा पढ़ रहा होता है तो समाज में जो लोग जुड़ते हैं वो समझते हैं कि दिव्यांगता की कोई भी चीज होगी तो मिस्टर एक्स से पूछ लेंगे, वही दिव्यांगता का कोर्स कर रहे हैं। तो जब पूछने आता है तो पूछता साहब हमारे लिए क्या व्यवस्था है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे आप सोशल एजेंट हैं, आप जाके बताएं उन्हें कि आपके लिए ये व्यवस्था है और फलां जगह आपको इसके लिए अप्रोच करना पड़ेगा। तो एक्ट को बताना पढ़ाना से ज्यादा जरूरी है कि इस एक्ट की जानकारी ही पहुंचे, जो इसका लाभ लेने वाला है उसे पता ही नहीं। मैं फील्ड में जाता हूं, मुझे ये पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या दिव्यांगजन की जिसे एक्ट के बारे में कोई जानकारी, जब तक हम उसे जानकारी, और सबसे बड़ा पवित्र काम ये है कि हम जाके उन्हें जानकारी दें कि तुम्हारा ये घटा है, और तुम्हारे लिए ये व्यवस्था है, हम तुमको ये सहूलियत देते हैं, उसका एक पाई खर्च नहीं होना, उसके लिए फ्री एडवोकेट, फ्री न्यायालय, एक पन्ने की चिट्ठी, उसके बाद अगर उससे वो नहीं आ सकता हमारी कोर्ट में अपनी पैरवी करने तो खाली टेलीफोन से बात कर सकता है, ऑनलाइन कनेक्ट हो सकता है, बहुत सारी सहूलियतें। सब सार्थकता केवल तब है जब हम इन सहूलियतों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक सही दशा में पहुंचा दें। तो मैं सारे वेबिनार के माध्यम से शुरू होने के पहले 2-3 बातें जरूर कहता हूं, कहता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे हृदय से कष्ट है। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं इस अधिनियम में, डॉक्टर प्रसाद साहब जानते हैं, हम लोग सभी लोग भिड़े थे, जुड़े थे, और बनते हुए भी हम लोग थे, तमाम कमेटीज ने वहां पे थे भारत सरकार में कि किस तरह के बनेंगे, तो ड्वार्फ को क्या साइज होना चाहिए, हमारे सिन्हा साहब भी जुड़े थे। तो हम लोग इससे कई दूसरी तरीके से जुड़े हुए हैं, आत्मीयता है। इसका जब लोगों को लाभ पहुंचे, वहां तक ये नहीं पहुंचा है, आज 2016 से 2020 हो गया, तो इसका मुझे बहुत हृदय विदारक कष्ट होता है। मैं आपके माध्यम से बार बार कहूंगा, ज्ञान कहीं भी पढ़ के प्राप्त किया जा सकता, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये जो जरूरतें बनी हैं वो लोगों तक पहुंच जाएं, वो हमारे पास आए तो सार्थकता है। अगला चरण होगा कि हम कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई पेंडेंसी नहीं है। हम पेंडेंसी इसलिए नहीं है कि काम ही नहीं है, आए तो एप्लीकेशन। और दूसरा ये है कि दिव्यांगजन को हम इस मंच के माध्यम से, अभी कोई एकेडमिक बात नहीं कर रहे हैं, ये भी बता दें कि जिले स्तर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को राज्य सरकार की तरफ से सहायक आयुक्त हमारा बनाया गया है, यानी दिव्यांगजन से समस्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा सर। कोई भी हो, विकलांग कल्याण अधिकारी जिसको पहले बोलते थे, वो सहायक ट्राई टू रिकनेक्ट। हाँ आ गई अब? जी आने हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर। हेलो जी आ रही है सर। तो सारे जिलों के जो जिलाधिकारी गण हैं वो हमारे अपर आयुक्त हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं। तो हमारी जो माही, इसमें लग रहा है कि घट गया, क्या ले आओ बेटा, ले आओ, कनेक्ट करो। आपकी आवाज आ रही है सर, ऑडिबल है सर। अच्छा अच्छा, ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। आ रही मेरी आवाज? जी सर आ रही है सर। कैन यू हियर मी? यस यस। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर, आपकी आवाज आ रही थी सर। हेलो हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है सर। जी सर। अच्छा ओके ओके, सॉरी, नेटवर्क की बड़ी कृपा है, और इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि तो सारे जिलाधिकारियों को मैं कह रहा था कि हमारे अपर आयुक्त हैं, इसलिए हमारी 90% जो समस्याएं हैं वो जिले स्तर से होती हैं और जिले से सॉल्व भी हो जाती, और बहुत एक्टिवली वो लोग काम भी कर रहे हैं। हेलो
जो समस्याएं हमारे पास है सर आती हैं वो प्रायः सामान्य प्रकार की होती हैं, जिसमें मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि अभी बेसिक शिक्षा के प्राइमरी टीचर्स का 68,500 वैकेंसीज का अपॉइंटमेंट था। उसमें दिव्यांग भाई बहनों को 4%, 3% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। उसमें मैंने जनवरी 2019 में एक ऑर्डर पास किया था और उसको सख्ती से लागू कराया। उसमें सारे के सारे दिव्यांगजन की सीटें जो नहीं भी प्राप्त हुई उनके लिए आरक्षित कर दी गई हैं। उनकी सीटों को किसी अन्य कैटेगरी से नहीं भरा जा रहा है। इस प्रकार से लगभग 2,500 दिव्यांगजन को प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका। तरह से यूडीआईडी कार्ड के लिए अभी हमने डायरेक्टर जनरल मेडिकल एंड हेल्थ को समन किया था, वो आए थे। उनकी समझ में जब आया, जब उनको हमने सारी बातें बताई, तो हमारा यूडीआईडी कार्ड बनने की इस गति में उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट का नेटवर्क हमारा जो सेटअप है वो इस्तेमाल करिए आप लोग राज्य स्तर की पॉलिसी समस्याओं के लिए। दिव्यांगजन की जो समस्याएं हैं वो अधिकांश जिले स्तर की समस्याएं हैं और जिलाधिकारी सक्षम हैं, अपर आयुक्त विधिक तरीके से नामित हैं, राज्य सरकार की नियुक्ति विभाग ने उनको उपायुक्त बनाया हुआ है, वो हमारी बात सुनते भी हैं और समाधान करते भी हैं। आप लोग कृपया करके उन्हें बताएं कि उनको अप्रोच करें, उनको समाधान करें। एक चीज मैं एक्ट पे डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं, अभी मैं आर्य प्रसाद साहब से वैसे भी इनसे मैं सहमति रहता हूं, क्योंकि अच्छी बात ही ऐसे कैसे करते हैं। 1995 से जब एक्ट आया तो वो सबसे पहले तो दिव्यांगजन को लोगों ने व्यक्ति पहले कहा, दिव्यांगता बाद में कही, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात कही। वहां 3 एस्पेक्ट थे, समान अवसर का था, पूर्ण भागीदारी था और अधिकारों का संरक्षण बात थी। 2016 का जो एक्ट है और 1995 के जो एक्ट है, इसमें बेसिक डिफरेंस वेलफेयर मॉडल और राइट मॉडल का था। वो एक्ट चैरिटी और वेलफेयर पे बेस्ड था, लेकिन जो करंट एक्ट है वो राइट मॉडल है। कोई चैरिटी नहीं है, कोई वेलफेयर नहीं है, गवर्नमेंट इज बाउंड, पब्लिक इज बाउंड टू प्रोवाइड। हमने इस एक्ट के माध्यम से अपने दिव्यांगजन को, इस समूह को और सशक्त किया है। अधिकार की बात कही है, इसमें अधिकारों का वर्णन भी किया है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो 1995 का एक्ट 2016 के एक्ट का सबसेट है। सारी बातें इसमें बहुत ही अच्छी हैं, जिसमें महिलाओं के सम्मान को खास तौर से केंद्रित किया गया है, बच्चों के सम्मान को खास तौर से केंद्रित किया गया है, बर्थ राइट, प्रोडक्टिविटी राइट, और आप पैदा हुए हैं तो आप इंसान, इस तरफ ध्यान दिया गया है। जो क्वालिटी एस्पेक्ट है, एक्ट का एक एक लाइन, एक एक शब्द पर आप पूरी R&D कर सकते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक बना है। इस एक्ट में 102 धाराएं हैं। पहले के एक्ट में 74 धाराएं थी, लेकिन जो 30 धाराएं, 30 की 30 नई नहीं जुड़ी हैं। व्यवस्थाएं जरूर अलग जुड़ी हैं, कुछ चीजों को क्लब किया है, कुछ चीजों को हटाया है। अगर दिव्यांगजन हमें सुन रहे हो, हमें क्लाइंटेज पता हो, तो एक्ट को संबोधित करने में भी आनंद आता है। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि हमें सुनने वाला कौन है, बहुत सारे मल्टीफेरियस सुनने वाले हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि इस एक्ट के जो प्राविधान है उसको सब तक आप लोग पहुंचाएं। एक्ट के प्राविधान को पहुंचा के उसका लाभ प्राप्त करने के तरीके बताएं, तरीके से लागू किया गया है। मैं यहाँ 2 साल से बैठा हूँ, कोई विभाग ऐसा नहीं है जो मुझे जिसको मैंने टच न किया हो और उससे संघर्ष जारी नहीं कराया। तो जैसे यूपीएसआरटीसी की उत्तर प्रदेश में बसें हैं, सब जगह पे निःशुल्क यात्रा का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश की बस जहां भी जाती है वो सारे दिव्यांगजन को निःशुल्क ले जाती है। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा, एक विशेष विद्यालय है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, वहां पर सारे कैटेगरी के दिव्यांगजन को उच्च निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तमाम सारे इस एक्ट के आने के बाद में यहाँ पे संस्थाओं का गठन हुआ है, संस्थाएं नई बनी हैं, तमाम सारी योजनाएं और लाई गई हैं। जो मुझे जो समय काल दिया गया उसके बीच में बताया जाना संभव नहीं है। हमारी वेबसाइट विजिट करिए, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट विजिट करिए। टोल
फ्री नंबर उसमें दिया हुआ है 24x7। उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन सलाह यही होगी कि आप बात करें तो आपको अब समस्या का समाधान और आसानी से होगा जब दफ्तर चल रहा होता है। तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है वो एक गौरवान्वित प्रदेश है, जहां पर पूरे हिंदुस्तान में ये दूसरा या इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीसरा दूसरा प्रदेश था। तमिलनाडु इसके पहले बना चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक इस मामले में बहुत ही दिव्यांगजन हमारे लकी हैं कि इतने बड़े प्रदेश में दिव्यांगजन के सतर्कता है, जागरूकता है, पर है। सारी योजनाएं हम लागू कर रहे हैं। लेकिन एक अपील हम आपसे और करना चाहेंगे कि अगर आपको कहीं पे महसूस होता है कि दिव्यांगजन के लिए कोई ऐसा कार्य है जो प्रदेश सरकार करने से रह गई है, कुछ कहीं बाकी हो, तो उसको आप मेरे माध्यम से मुझे सूचित करें। मेरी ड्यूटी है कि मैं सरकार को उससे सूचित करके कोशिश करूंगा कि अगर कोई अंश इसका क्रियान्वित करने से रह गया है तो उसको भी हम क्रियान्वित कराएं। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि दिव्यांगजन के लिए 2 साल से जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का, और भी जो स्कीम इसमें रह गई हैं जिसको हम बजट कॉन्स्टेंट की वजह से अभी नहीं धरातल पे ला सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने अपने प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव साहब को चिट्ठी लिख करके उनसे बात भी की है और हम प्रयासरत हैं कि छोटी छोटी भी जो सहूलियतें हैं वो सब हम दिव्यांगजन को दे सकें और उन्हें प्रतिष्ठित और सम्मान पूर्वक जीवन जीकर उनका आर्थिक उत्थान करने में प्रदेश सरकार जो कुछ भी कर सकती है उसके लिए हम कार्रवाई करें। प्रदेश सरकार अकेले जो भी कार्य करे, देश की हो सरकार चाहे प्रदेश की हो सरकार, बिना स्वैच्छिक संगठनों के और बिना समाज की सहभागिता के केवल सरकार ही सब कुछ कर सकती है। बिना आपके सहयोग के सरकार के सारे कार्य जहां हैं वहीं रह जाएंगे, लोगों तक न पहुंच पाएंगे और न ही सरकार की अकेले की जिम्मेदारी है कि वो कर सके या कर पाए। आप भी जुड़ें, हमारी भी जिम्मेदारी है एज ए व्यक्ति, समाज के अंग के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी। हम स्वैच्छिक संगठनों को इस माध्यम से और आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ें, हमारे पोर्टल पे आएं, हमको बताएं कि कहाँ उन्हें दिक्कत हो रही है, कहाँ उन्हें राज्य सरकार की कुछ समस्याएं हैं जिससे वो उन्हें जानकारी हो रही है और उसका उन्हें हल नहीं मिल रहा है। दिव्यांगजनों से समस्या संबंधित होगी, मैं अनिवार्य रूप से उसका संज्ञान लूंगा और उसको राज्य सरकार तक ला के कोशिश करूंगा कि उसका समाधान अवश्य रूप से हो और समय से हो। मैं आज अपने मित्रों को देख करके बहुत आह्लादित, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा हुआ कि इस माध्यम से हम अपने प्रसाद साहब जैसे परम मित्रों को, रमेश जी जैसे मित्रों को इसमें से देख सके। और मैं चाहूंगा रमेश जी से कि ऐसी इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहें, सबको मौका देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, आज जब हिमांशु दास सर ने सुना कि आज एसके प्रसाद सर और एसके श्रीवास्तव सर हैं जुड़े हुए, तो वो रोक नहीं पाए सर। वो मेरे साथी हैं, वो आप लोगों को प्रणाम बोलना चाहते हैं सर। नमस्कार सर, प्रसाद सर और श्रीवास्तव सर, नमस्कार। आप दोनों से बहुत बहुत माफी चाहते हैं सर। नमस्कार नमस्कार हिमांशु जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया सर। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा सर हमेशा सर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम सर। बहुत अच्छा सर। आप दोनों लोग जिनका बहुत विशेष स्थान है सर मेरे जीवन में भी, सीआरसी के डेवलपमेंट में भी सर। आज आप दोनों महान विभूतियों को हम पाके इतने खुश हैं सर, हम लोगों के पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए सर। आज के जितने भी आज हमारे पेरेंट्स जुड़े हैं सर, दिव्यांगजन जुड़े हैं, स्टेक होल्डर्स, प्रोफेशनल्स, हमारे सीआरसी के सभी अधिकारी कर्मचारी सर, और देश के विभिन्न प्रांतों से जो आज आप दोनों महान विभूतियों को सुनने के लिए लोग जुड़े हैं सर, सबकी तरफ से, हमारे सीआरसी परिवार की तरफ से सर आप लोगों को से आभार सर, प्रणाम सर और बहुत बहुत धन्यवाद सर। माफ़ी चाहता हूँ सर, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस रहा। एक्चुअली हम लोग रास्ते में हैं सर, अभी चेन्नई एयरपोर्ट पे हैं सर,
लेकिन किसी तरीके से सर नेटवर्क टर्बुलेंस में भी सर जुड़ा रहा, क्योंकि आप लोगों को सुनना था सर। आप लोग जुड़े सर, और मेरी एक ही अपेक्षा होगी सर आप दोनों महान विभूतियों से सर कि भविष्य में भी सीआरसी गोरखपुर की जो भी इंडेवर्स है सर उसमें आप लोग आशीर्वाद देते रहे सर, हमें गाइड करते रहे सर हमेशा की तरह। और हम लोग सर आपसे वादा करते हैं सर कि हमेशा अच्छा करते रहेंगे सर दिव्यांगजनों के लिए और उनसे जुड़े लोगों के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। थैंक यू। सर अभी डिस्कशन सेशन के लिए हम अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे सर, और कुछ सवाल आए हैं जो हमारे जितने भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनकी तरफ से कुछ सवाल आए हैं सर। मैं इस सवाल को लेना चाहूँगा डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव सर से। बहुत सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जानना चाह रहे हैं महाविद्यालयों की जो संख्या है या फिर जो अपने उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो स्थित है यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था तो बेहतर हो गई, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के न होने की वजह से, विशेष शिक्षक के न होने की वजह से शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं जर्जर हालत में हो रही है, खास करके दिव्यांगजनों के लिए। तो इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सरकार की तरफ से इसके लिए कोई पहल किया जा रहा है सर? ये जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रश्न डाला है सर। मैंने अभी अभी बताया कि विशेष शिक्षकों की भर्ती में इनको अधिकारों से थोड़ा सा वंचित किया जा रहा था, उसको मैंने जुडिशियसली टेकअप किया है और उसमें मैंने ऑर्डर्स पास किए हैं कि जो 4% रिजर्वेशन है इन्हें अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ तो 70 हज़ार वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें 4% रिजर्वेशन होता है, तो 2,500 से ज़्यादा शिक्षक एक साल में दिव्यांगता के क्षेत्र वाले अपॉइंट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति में ही माननीय उच्च न्यायालय के कुछ कारणों से रोक लग गई है, जिसकी वजह से नहीं तो हमारे उस निर्णय के क्रियान्वयन और कार्यान्वयन के पश्चात मैं समझता हूं कि 2,500 औसतन 2,500 शिक्षक प्रति वर्ष अपॉइंट होंगे, और पिछले 2 सालों में जोड़ लें तो 5,000 वो और 2,500 आने वाले वर्ष में, तो 7,500 शिक्षक उत्तर प्रदेश में अपॉइंट हो जाएंगे। और एक बात और आपको बता, लोग हैं जिन्होंने टीटी पास ही नहीं किया, तो टीटी पास करने वाले लगभग सारे दिव्यांग शिक्षक जो दिव्यांग हैं बच्चे, वो सब शिक्षक बन जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। एक बात। दूसरी, सारे विद्यालय में दिव्यांग शिक्षक हों, एक ऐसा दिव्यांगता के क्षेत्र का एक शिक्षक हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। इसमें हम आप लोगों से अपील करेंगे कि इसमें आप भी अपना एक प्रेशर ग्रुप डेवलप करें सरकार की तरफ से। हमने उनको क्लैरिफाई किया है, कंफ्यूजन था कि सारे स्कूलों में एक शिक्षक रखेंगे, तो 2.5 लाख हमारे पास 2.25 लाख स्कूल हैं, 2.25 लाख हमें नए शिक्षक चाहिए होंगे। इसमें हमने उनको स्पष्टीकरण दिया, उनके प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा थी, उनको बुला करके उनके पास जा करके मैंने बताया कि आप अलग से शिक्षक का पद क्रिएट करने की बात ही मत करिए, आपके पास जो पद क्रिएटेड हैं उन्हीं में से हमारे बच्चे को शिक्षक, वो प्राइमरी को पढ़ा तो सकता है, विशेष शिक्षा को अलग से पढ़ा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई MBBS डॉक्टर है और दूसरा कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, तो MBBS तो है ही, तो उन्होंने कहा इसका क्या जस्टिफिकेशन है? हमने कहा इसलिए कि आपका B.Ed पढ़ता है 1410 घंटे, हमारा B.Ed पढ़ता है 1850 घंटे, तो 400 घंटे जो हम एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो डिसेबिलिटी के कंपोनेंट को पढ़ाते हैं, बाकी उससे हम जो पेडागोजी है और शिक्षा की बाकी पढ़ाने के तरीके हैं, यही तरीका हमारा डिप्लोमा में भी है। तो वो शिक्षक तो हम बनाते ही बनाते हैं, उसको हम विशेष शिक्षक भी बनाते हैं। तो इस पर वो बड़े खुश हुए। लोगों, एक कुंथिया साहब थे समाज तो शिक्षा विभाग के सचिव थे भारत सरकार में, डॉक्टर प्रसाद जी के समय का वाकयात उन्हें याद होगा कि कुंथिया साहब ने हमसे कहा कि जब ऐसा जस्टिफिकेशन है तो आप खाली हायर स्केल में बनाएं, क्योंकि आप ज्यादा क्वालिफाइड हैं। तो हमने कहा आप हमें उसी स्केल में बना दीजिए, हम खुश हो जाएंगे, हायर स्केल हमें बाद में देते रहिएगा। तो ये प्रयास जारी है, और मैं समझता हूं कि अगर माननीय उच्च न्यायालय की रोक वगैरह हटी तो एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे दिव्यांगजन सारे स्कूलों में शिक्षक बन जाएंगे। जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर मैं अब मुखातिब होना चाहूंगा डॉक्टर एस.के. प्रसाद सर की तरफ। मेरी आवाज जा रही है सर?
मेरी आवाज जा रही है सर? सुन पा रहे हैं आप? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आगे आ रही है, आवाज आ रही है। सर मैं सर आपसे एक प्रश्न लेना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। और प्रश्न ये है सर कि जो दिव्यांगजनों के सामान्य और विधिक अधिकार है उसमें बहुत सारे अधिकारों की बात की गई है, और हम लोग शिक्षा के तरफ ध्यान दे रहे हैं या थेरापेटिक्स के तरफ ध्यान दे रहे हैं, सेवाएं सुविधाएं देने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पर समाज के लिए और आज इस परिस्थिति में भी पर मान्य नहीं है, अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजन है कानून में? उसके लिए क्या प्रोविजन है? डॉक्टर एस के प्रसाद सर। आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट गई थी, पूरा सवाल आया नहीं, आप थोड़ा फिर से आप क्लियर करो सवाल को। मधुकर जी, सवाल आपका पूरा आया नहीं। सर एक्चुअली हमारे एक आवाज में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अभिभावक सर हमारे, जी सर मैं रिपीट करता हूँ सर। हाँ प्लीज। मैं रिपीट करता हूँ सर। हाँ। हमारे एक अभिभावक है, दिव्यांगजन के अभिभावक है सर, और हाँ। वो बतला रहे थे कि उनके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो उनके बच्चों को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, जैसे जो पूरी तरह से बैन है, जैसे पागल शब्द यूज करना, इस तरह के अगर शब्द यूज करते हैं तो उसके लिए किस तरह के विधिक अधिकार है और किस तरह का उसके लिए प्रावधान है? देखिए, विधिक अधिकार प्रक्रिया समझ गए, विधिक अधिकार तो है, उसकी क्या होगी, कानूनी प्रावधान? दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो जानकारी नहीं रहने के अभाव में लोग यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा का भी अभाव है। शिक्षा के अभाव नहीं रहने से एक जो आप कहते हैं कि उसकी उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसका व्यक्तित्व ऐसा है या उस समाज का ऐसा संस्कार है जिसके कारण वो बोलता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। लेकिन जो विधिक अधिकार है वो बहुत अच्छे अधिकार दिए गए हैं। इसमें सेक्शन 89 में कोई भी पब्लिक प्लेस पे किसी को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, खास करके दिव्यांगजन को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, किसी तरह का ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। वो अगर करता है तो सेक्शन 89 में पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पुलिस को आपको कंप्लेन देना पड़ेगा। पुलिस उसको प्रॉपर वे में ले जा सकती है, उस पर जेल हो सकते हैं, उसको फाइन हो सकते हैं, अधिकार है। लेकिन पुलिस को ये अधिकार दिया गया है, आप दिव्यांगजन को उसका कंप्लेन करना पड़ेगा। कंप्लेन लेके आप जाएंगे तभी हो जाएगा। अगर इस तरह की बात होती है, देखिए हर एक दो बातें। पहली तो कि हम किसी समस्या को एक जानकारी के साथ सुलझाएं। अगर किसी को जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो उनको जानकारी दें। पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जानकारी दें। अगर जानकारी लेने के बाद भी अगर करते हैं तो वो इंटेंशनल हो जाता है। जब तक इंटेंशन नहीं आएगा ना, तब तक वो क्राइम नहीं माना जाता है। तो सेक्शन 89 में एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है इसको। तो इंटेंशन के लिए आपको सबसे पहले लोगों में एक जानकारी स्प्रेड करना पड़ेगा कि ये इस तरह की व्यवस्था है, इस कानून में, इस अधिकार अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था है, तो आप इस तरह का न करें। और लोगों आपका जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांगजन है, उनको भी वही सम्मान दें, उनको भी वही अधिकार दें जो दूसरे के साथ आप करते हैं। तो अगर उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं तो उसके लिए तो व्यवस्था है, वो कंप्लेन कर सकते हैं, थाने में जा सकते हैं, कंप्लेन कोर्ट में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, वहां अपना कंप्लेन दे सकते हैं। उसके अंतर्गत जो 89 सेक्शन 89 मैंने कहा, उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। और कार्रवाई होगी तो आप लोग के सामने होगा, क्योंकि उसमें जेल की भी व्यवस्था है, मैक्सिमम 5 साल तक, 6 महीना मिनिमम 5 साल, और उसके बाद फाइन एंड इम्प्रिजमेंट दोनों की व्यवस्था है। तो इसकी भी जानकारी लोगों में मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, ये भी हम लोगों का कर्तव्य है। और आप, मुझे लगता है कि आज के सेशन के बाद भी आप इस चीज को स्प्रेड करेंगे तो जो घटनाएं हैं वो कम होंगी धीरे धीरे। धन्यवाद। जी जरूर, उम्मीद है सर हमारे जो अभिभावक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जिनका ये सवाल था, वो आश्वस्त हो गए होंगे पूरी तरह से। और मैं अगले प्रश्न के लिए और आखिरी प्रश्न के लिए मैं चलना चाहूंगा डॉक्टर एस के श्रीवास्तव सर के पास। जी सर, जी बताया जाए सर। आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ बताइए। हेलो, आप सुन रहे हैं हमको?
अध्याय 2 की मैं बात कर रहा था, अमानवीय और व्यवहार के लिए मैं अगले प्रश्न के लिए और सेक्शन 7 में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। श्रीवास्तव जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ सेक्शन 89 को क्लब करके पूरी सुरक्षा है। आप अगर बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति पीड़ित है तो राज्य आयुक्त के कोर्ट में आ जाइए, डीएम के कोर्ट में चले जाइए, आपको पूरी उसके अमानवीय व्यवहार की सुरक्षा पूरी इस एक्ट के माध्यम से दी गई है। और सेक्शन 89 में उसको जो दंड है वो अभी प्रसाद साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया। आप मुझसे जो नेक्स्ट सवाल है वो लीजिए। जी सर, एक सवाल और आया है, प्रोफेसर हैं से जुड़े हुए जिनका ये सवाल है, उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में जो संकेत विद्यालय, ममता विद्यालय और स्पर्श विद्यालय चल रहे हैं, उसमें संकेत विद्यालय जिसमें डेफ पर्सन्स के लिए स्कूल के लेवल पे तो पढ़ाई की व्यवस्था है, लेकिन बहुत व्यवस्था हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह की व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो क्या उसके लिए सरकार आगे कुछ व्यवस्था कर रही है जहाँ पे इंटर स्तरीय विद्यालय की व्यवस्था हो जनपद में? संकेत का मैं आपको बता दूं, पहले तो उत्तर प्रदेश में संकेत के केवल 2 विद्यालय थे कक्षा 8 तक के, एक लखनऊ में था, दूसरा गोरखपुर में था। इसके बाद आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में संकेत के क्षेत्र में कई विद्यालय खुल गए हैं। लखनऊ वाला विद्यालय इंटरमीडिएट का स्तर का उच्चीकृत हो चुका है, लेकिन उसके साथ शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में भी एक डेफ कॉलेज, इंटरमीडिएट तक के डेफ कॉलेज की अलग से खोलने की व्यवस्था की जा चुकी है। उसकी बिल्डिंग वगैरह बन गई है और मुझे ये बताया गया था कि इसी सेशन से पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन अभी से ये सेशन तो कोरोना के काल में चला गया। तो नेक्स्ट जब भी ओपन होगा तो डेफ के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अलग से डेफ लोगों बच्चों के लिए इंटरमीडिएट तक की फ्री एजुकेशन की व्यवस्था, यानी प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की अलग से व्यवस्था की राज्य सरकार ने की है। और जो बाकी के प्रदेश हैं, बाकी के जिले हैं, उनमें से कई जिलों में डेफ लोगों के लिए हाई स्कूल और इंटर तक के स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव शासन पर विचाराधीन है और बहुत से खोले भी गए हैं। लखनऊ में, गोरखपुर में जो 8 तक का स्कूल है उसको उच्चीकृत करके हाई स्कूल कर दिया गया है। अब आगे इसको इंटरमीडिएट सैद्धांतिक रूप से सहमति हो चुकी है, इंटरमीडिएट भी किया जाएगा। यहाँ हम आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि इसकी जानकारी और इसका एहसास गवर्नमेंट को है। इस क्षेत्र में प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बच्चों का भी अभाव, साइन लैंग्वेज की जो लिमिटेशंस हैं, एक लैंग्वेज 2 लैंग्वेज में कैसे करेगा, उसका भी अब थोड़ा ये महसूस किया है हमने। इसलिए जो हमारे डेफ बच्चे हैं उनको ये सजेस्ट करें कि जो भी कॉलेज अवेलेबल है उनके माध्यम से एक लैंग्वेज, हम लोगों ने तो सिलेबस वगैरह को भी प्रिसाइज किया है, सिलेबस को उनके अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है, चाहे वो डेफ बच्चे हों, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हों, उनके हिसाब से सिलेबस में मॉडिफिकेशन उत्तर प्रदेश में किए हैं। तो यूपी में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है, हर जिले में एक डेफ कॉलेज हम बना सकें इतना तो जल्दी से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास यही है कि सारे जिलों में निकटस्थ जो जनपद हैं, कम से कम मंडल स्तर पर एक समेकित विद्यालय खोले जाएं। कई समेकित विद्यालय खुल गए हैं जिसमें हर प्रकार के दिव्यांग बच्चों के प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षण की व्यवस्था है, सबके साथ मिश्रित करके, इसलिए उसका नाम हम लोगों ने समेकित विद्यालय रखा हुआ है। कई समेकित विद्यालय हमारे लगभग हर मंडल पे एक समेकित विद्यालय, यानी पूरे प्रदेश में कम से कम 18 मंडल हैं, हर मंडल पे एक समेकित विद्यालय सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं, खोले जा चुके हैं। कुछ की बिल्डिंग बन गई है, कुछ में पद स्वीकृत हो गए हैं, कुछ संचालन की स्थिति में है। मगर मार्च की कोरोना की महामारी के बाद अब हम इंतजार कर रहे हैं कि जनमानस की स्थिति सामान्य हो तो वो सारे हमारे विद्यालय पुनः सुचारू रूप से संचालित हो सके।
जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और प्रश्न की इस कड़ी को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली कड़ी के लिए हम अपने सहकर्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं। श्री अरविंद कुमार पांडे जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आभार प्रकट करें। हमारे आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े रहे और जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण रहे, वक्तागण रहे, आप उनको आभार प्रकट करें सर। धन्यवाद सर। आवाज आ रही सर? धन्यवाद सर। आज की इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर एस.के. प्रसाद सर, उप मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। सर, इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, जुड़े और अपने संबोधन द्वारा हमको सर अनुग्रहित किया है। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए से डॉक्टर हिमांशु दास, हमारे राष्ट्रीय निदेशक, हमारे साथ जुड़े सर, उनका भी धन्यवाद। मैं सीआरपी के निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार पांडे के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम में सर जुड़ने वाले आज के सभी प्रतिभागी, दिव्यांगजन, उनके अभिभावकगण, उनके प्रति मैं सर आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम के आयोजन में तकनीकी सहयोग देने वाली सीआरसी की टीम के सदस्यों के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम के संचालन के लिए संचालक के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर। श्रीवास्तव सर, प्रसाद सर, आप दोनों लोगों को फिर से सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। अरविंद जी, बहुत समय लिया। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। प्रसाद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका उद्बोधन सुन के, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी बातें बताई जो उत्तर प्रदेश से संबंधित था, जानकारी हमें हुई और हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे फेस टू फेस, ये वर्चुअल मीटिंग के बाद। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे और बात करेंगे सर फोन से। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश, थैंक यू रमेश, थैंक यू, प्रणाम सर, थैंक यू सर। थैंक यू मधुकर जी, बहुत अच्छा संचालन किया आपने, बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर।